Yes. In this particular class, today we'll talk about nuclear fusion thermonuclear reactions. So in previous lectures, we have discussed about your fission reactions and what are the reactors which are based on your fission reactions. So now the other kind of nuclear reactions which are possible in our nature is your fusion reaction. So in case of fusion reaction, unlike your fission reaction, small nuclei joins to form a big nuclei with release of a huge amount of energy. Okay, so this happens for your smaller nuclei. Okay, with your mass number less than your 20. Okay, इन केस ऑफ फ्यूजन क्या होता था, आपका ए अगर मास नंबर ग्रेटर देन 150 होता था तो जो लार्ज न्यूक्लियाई हैं दे डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉलर डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ मॉडरेट मासेस. लेकिन इसमें क्या होता है कि स्मॉलर मासेस के जो न्यूक्लियाई हैं वो जॉइन होके फ्यूज़ होती हैं, जॉइन होती हैं और एक बिगर न्यूक्लियाई जो है बनाती है और उसमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होता है. ठीक है, तो दिस प्रोसेस फ्यूज़न में तो क्या होगा, आपका कॉम्बिनेशन होगा. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम. और फ्यूज़न में क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है. ठीक है, उसमें जो है न्यूक्लियस जो है हैवी न्यूक्लियस बड़ा एटम जो है वो टूटता है और इसमें क्या है जॉइन होते हैं स्मॉल न्यूक्लियाई जो कम वेट के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो. ठीक है, तो हमारा ये जो फ्यूज़न में लेकिन जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है दैट इज़ मच मच हाई. मच मतलब फ्यूज़न से भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इसमें रिलीज़ होती है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है इसको भी हम हार्नेस करके जो है करना चाहते हैं कि हम अपने यूज़फुल प्रैक्टिकल पर्पजेज़ के लिए यूज़ करें. बट टिल डेट मतलब अभी तक लेबोरेटरी स्केल पे फ्यूज़न प्रोसेस को हम अभी सच नहीं करवा पाए हैं कि हम उससे कुछ प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए एक प्रॉपर तरीके से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जैसे रिएक्टर्स हमारे बना लिए हैं इस पे फ्यूज़न पे. ठीक है, ऐसे ही फ्यूज़न बेस्ड रिएक्टर्स भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि फ्यूज़न में होता क्या है. ठीक है, तो फ्यूज़न की जो प्रोसेस है जनरली जो साइंटिस्ट ने देखा है कि अपना अर्थ पे तो पॉसिबल है नहीं कि नेचुरली अपने आप फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाई एनर्जी चाहिए टू इनिशिएट इट. ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें दो स्मॉल न्यूक्लियाई होते हैं उनको हमें ज्वाइन कराना होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं प्रोटॉन की न्यूक्लियस की बात करते हैं. प्रोटॉन का न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि सिर्फ एक प्रोटॉन है. ठीक है, और दूसरे प्रोटॉन को अगर हमें उसके पास ला के उसको ज्वाइन कराना है तो इनमें दोनों में क्या सेम चार्ज है. सेम चार्ज मतलब कूलम फोर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो हमें इन जो रिपल्सिव जो फोर्सेस है इनको ओवरकम करके इनको कंबाइन करना होता है. तो इसको स्टार्ट कराने के लिए ही हमें इनिशियली बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. ठीक है, सो दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर फ्यूज़न रिएक्शन. फ्यूज़न रिएक्शन तो क्या नेचुरली भी हो जाती है और हम लेबोरेटरी में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी इसको करा लेते हैं. ठीक है, लेकिन जो फ्यूज़न जो रिएक्शन है वो नेचुरली सिर्फ हो रही है आपके स्टेलर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वहीं पे. स्टेलर ऑब्जेक्ट्स मीन्स योर स्टार गैलेक्सीज जो हैं उनके जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे हो रहा है. तो सबसे बड़ा जो एग्जांपल है दैट इज़ योर सन. कि सन का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे हमने देखा कि जो हैवी न्यूक्लियस जो हैं, ठीक है, कि उसमें फ्यूज़न रिएक्शन की तो चांसेस बहुत कम है क्योंकि हैवी जो न्यूक्लियस है उनकी अबेंडेंस बहुत कम है. बट प्रोटॉन की जो न्यूक्लियस है हीलियम जो एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपके अबेंडेंस में है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी अवेलेबल होता है टू इनिशिएट योर फ्यूज़न रिएक्शन. ठीक है, तो सन का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो है फ्यूज़न रिएक्शन जो है होती है और उससे जो निकलने वाली हीट जो है वो आपकी अर्थ पर पहुँच रही है जिसे हम रिसीव कर रहे हैं. ठीक है, तो इट हैज़ बीन लाइक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स कि आपका जो सन जो है उसमें ये फ्यूज़न रिएक्शन हो रहा है और उससे जो एनर्जी जो निकल रही है वो अर्थ पे हमारी पहुँच रही है. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिसके करस्पॉन्डिंग हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर आपका होना चाहिए. तो अराउंड 10⁻⁷ केल्विन का जो टेम्परेचर है आपका अप्रोक्सीमेटली हमें चाहिए फ्यूज़न रिएक्शन को कराने के लिए. ठीक है, तो सन का जो कोर जो होता है, सन का जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली इतना हमारा होता है वहाँ पर. ठीक है, तो उस केस में हमारा फ्यूज़न रिएक्शन जो है जो पॉसिबल है. ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है सोर्स ऑफ दिस स्टेलर एनर्जी की हम बात करें कि अब ये फ्यूज़न रिएक्शन को इनिशिएट जो करना है हमें. ठीक है, वहाँ पे कैसे मतलब हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करें. तो सबसे पहले जो है H.A. बेथ जो हैं उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में ये सजेस्ट किया था 1938 में कि
स्टेलर एनर्जी जो प्रोडक्शन जो हो रहा है, मीन्स फ्यूजन रिएक्शन जो फाइनली हमारी हो रही है, दैट इज़ नॉट अ सिंगल रिएक्शन बट इट इज़ अ सेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, मल्टीपल रिएक्शंस जो है साइमल्टेनियसली उसमें होती हैं, सो दैट उनका जो रिजल्टेंट होता है उसमें एक हीलियम एटम जो है बन जाता है विद फ्रॉम 4 प्रोटॉन्स. ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन को समझते हैं कि सेट ऑफ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो क्या होता है. तो यहाँ पे इन्होंने एक साइकिल जो है एक्सप्लेन किया है, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें कार्बन के एटम और नाइट्रोजन के एटम्स जो है वो इन्वॉल्व हैं, जो ऑक्सीजन बीच में बनाएंगे. ठीक है, और 4 प्रोटॉन्स इन्वॉल्व होंगे और हीलियम एटम जो है आपका फाइनली बन जाएगा. तो देखते हैं कैसे बनता है. तो सबसे पहले जो है कार्बन जो है इसको प्रोसेस को इनिशिएट करता है कि कार्बन जो 12 जो है वो प्रोटॉन के साथ कंबाइन करके आपका ये नाइट्रोजन का एटम बना देता है. ठीक है, अब ये नाइट्रोजन जो है आपके एक्साइटेड स्टेट है, तो और ये डी एक्साइटेड स्टेट में अगर जाएगा तो ये इतना एनर्जी रिलीज करेगा. ठीक है, तो यहाँ से ये 7 नाइट्रोजन जो एटम है वो बन जाता है. ठीक है, फिर ये मतलब ये काफ़ी फास्ट डीके होता है, ये काफ़ी फास्ट है ये. ओके, फिर ये जो नाइट्रोजन जो है ये वापस आपका जो है कार्बन का दूसरा जो आइसोटॉप है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा विद रिलीज ऑफ योर 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 न्यूट्रिनो एंड 1 नॉट इलेक्ट्रॉन, दिस इज पॉजिट्रॉन. ठीक है, बीटा डीके, बीटा प्लस डीके हो रहा है यहाँ पे कि ये जो नाइट्रोजन आपका बना इट विल अंडरगो पॉजिटिव बीटा डीके. ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका एक पॉजिट्रॉन रिलीज होगा, एक न्यूट्रिनो विद रिलीज ऑफ सम एनर्जी क्यू. ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब ये नाइट्रोजन 7 से ये कार्बन 6 और ये 13 वाला जो आइसोटोप जो है कार्बन का वो बन जाता है. अब ये वाला जो एटम है ये फर्दर एक हाइड्रोजन जो न्यूक्लियस है या हम कहीं प्रोटॉन के साथ ये कंबाइन करके आपका 14 7 नाइट्रोजन वाला जो एटम है वो बना देगा. ठीक है, अब ये वापस आपका डीके हो जाएगा विद रिलीज ऑफ सम एनर्जी. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फिर से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर. अब देखो यहाँ पे साइमल्टेनियसली एनर्जी जो है रिलीज हो रही है. ओके, और इनकी अमाउंट देखो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में जो है आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, रिएक्शंस हो रही हैं और साथ के साथ हर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है. अब ये जो है 14 नाइट्रोजन वाला जो एटम है फर्दर एक और हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करके एक ऑक्सीजन का एटम बना देगा. ठीक है, अब ये ऑक्सीजन का एटम जो है ये आइसोटोप क्या 15 8 वाला जो है. ठीक है, अगेन ये स्टेबल नहीं है तो ये आपका फिर से एनर्जी रिलीज करके स्टेबल होने की कोशिश करेगा विद रिलीज ऑफ सम एनर्जी. ठीक है, ये गामा रेडिएशन जो है उनके फॉर्म में फोटोन जो है आपके निकल रहे हैं. ओके, फिर ये ऑक्सीजन वाला जो है आइसोटोप है वापस आपका डिसइंटीग्रेट होगा और फिर आपका ये फिर से पॉजिटिव बीटा डीके आपका कर रहा है. ठीक है, विद रिलीज ऑफ 1 पॉजिट्रॉन. ठीक है, 8 से आपका 7 प्रोटॉन हो गए आपके, न्यूट्रॉन यहाँ पे 15 जो है मास नंबर सेम रहा, तो 15 7 नाइट्रोजन वाला बन गया फिर से आपका एटम विद रिलीज ऑफ योर 1 पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, फिर ये जो है आपका नाइट्रोजन 15 वाला जो है फिर से एक हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करके 16 8 ऑक्सीजन बना देगा. ठीक है, और ये फर्दर डिसइंटीग्रेट होके आपका वापस कार्बन 12 वाला जो एटम है यहाँ पे ये. ठीक है, और एक हीलियम एटम जो है इसने बना दिया विद रिलीज ऑफ दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी. अब इन सारी रिएक्शंस को अगर हम कंबाइन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर हम कंबाइन करके देखें तो देखो आप ये क्या क्या बनेगा, ये फाइनली यहाँ पे फाइनली आपका बन जाएगा. ये देखिए कितने यहाँ पे ये कार्बन एटम था. ठीक है, ये इधर एंड में कार्बन एटम ये कंज्यूम हुआ था, ये रिलीज हो गया, सेम रहा. हाइड्रोजन एंड ये प्रोटॉन एक. ठीक है, 2 3 और 4, 4 प्रोटॉन्स जो है आपके यहाँ पे इधर बच गए, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो गया. ठीक है, कार्बन 3 6 ये इधर कंज्यूम हो गया, नाइट्रोजन ये इधर कंज्यूम हो गया, ये जो बना था यहाँ कंज्यूम हो गया, ये जो बना था वो यहाँ कंज्यूम हो गया आपका. ठीक है, और एंड में क्या बन गया यहाँ पे ये हीलियम एटम. कार्बन 6 से हमने स्टार्ट किया था, कार्बन 6 आपका रह गया और 4 हाइड्रोजन एटम हैव कंबाइन इनटू योर 1 हीलियम न्यूक्लियर. ठीक है, तो इस तरीके एंड विद रिलीज ऑफ दिस मच ऑफ योर ये जितनी भी एनर्जीज जो हैं ये सब रिलीज हुई. अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे 2 ये न्यूट्रिनो आपके रिलीज हुए हैं. ठीक है, इधर इधर और 2 पॉजिट्रॉन जो हैं वो आपके रिलीज हुए हैं. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन था, ये जो कार्बन नाइट्रोजन इसको साइकिल हम बुलाएंगे, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, अ सेट ऑफ योर थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस. ठीक है, these are happening through a cycle of reactions
जो फाइनली जिनका रिजल्ट क्या है कि आपके 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके एक हीलियम एटम बना रहे हैं, 2 आपके पॉजिट्रॉन निकल रहे हैं, 2 न्यूट्रिनो निकल रहे हैं विद रिलीज ऑफ दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली हुआ क्या है कि 4 एटम्स फ्यूज होके एक आपका मतलब हीलियम एटम जो है बना दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, कि जिसमें 4 प्रोटॉन्स कंबाइन होके हीलियम जो एटम है वो बना दिया इन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ये फ्यूजन रिएक्शन जो है वो हो जाता है। और फिर आपका जो है नेक्स्ट इसी तरीके से साइकिल जो हो सकता है वो है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में क्या होता है कि यहाँ पर हम ले लेते हैं ये 2 प्रोटॉन यहाँ पे ले लिए, 2 प्रोटॉन इधर ले लिए और 2 हीलियम एटम इन्होंने बना दिए सपोज। फिर ये फर्दर डिसइंटीग्रेट होके वापस कि ये ड्यूटीरियम आपका बन गया है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 1 था, ये तो प्रोटॉन प्रोटॉन है, यहाँ पे ये ड्यूटीरियम है, हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप। ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इसमें ड्यूटीरियम है। ठीक है, तो इसमें विथ रिलीज ऑफ योर 1 पॉजिट्रॉन 2 न्यूट्रिनो एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिर ये जो 2 ड्यूटीरियम है फर्दर एक और हाइड्रोजन एटम के साथ जो है प्रोटॉन के साथ कंबाइन करके फिर आपका हीलियम एटम जो है 3 2 वाला आइसोटोप, अब ये हीलियम का आइसोटोप है। ठीक है, ये बन रहा है, फिर ये फर्दर डिसइंटीग्रेट होगा। ठीक है, विद रिलीज ऑफ सम एनर्जी। ओके, अब ये जो है फर्दर 2 ये जो 3 हीलियम एटम जो बन गए हैं, ठीक है, ये 2 हीलियम एटम है ना, ये आपस में कंबाइन होके ये बेरिलियम जो है बना देंगे और ये फर्दर आपका डिसइंटीग्रेट हो जाएगा 4 2 हीलियम एटम में विद रिलीज ऑफ 2 प्रोटॉन एंड दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इनको अगर आप ओवरऑल इनका नेट कंक्लूजन देखेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा रिएक्शन, यहाँ पे कितने प्रोटॉन आपके यूज़ हो गए हैं, देखो 2 + 2 आपके ये प्रोटॉन रिलीज हुए थे, यहाँ पे ये 2 हीलियम एटम 2 2 वाला बना था। ठीक है, यहाँ पे ये सारे इस तरीके से कंबाइन होके हमारा क्या बनेगा, 4 तो हाइड्रोजन ये प्रोटॉन वाले जो हैं कंबाइन होके 4 2 हीलियम वाला जो आइसोटोप है वो बना रहे हैं विथ 2 पॉजिट्रॉन 2 न्यूट्रिनो एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। बाकी सब जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट जो है कर देंगे। ठीक है, ये हमारा रह गया, ये 2 हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ पे ये इधर बन रहे हैं, ये इधर इसमें एक्सेस में मिलेंगे, ये 2 + 2 4। ठीक है, और यहाँ पे ये एक इधर 2 ये 6 हो गए हैं, तो एक ये 2 जो 1 1 प्रोटोन है ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4 प्रोटोन से हमारा एक हीलियम एटम बन गया, बाकी सब जो हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन एटम थे, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये 3 2 हीलियम थे, ये यहाँ कंज्यूम हो गए हैं। ठीक है, बाकी इंटरमीडिएट स्टेट है वो आपस में कंज्यूम ही हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि आपका ये यहाँ पे ये जो साइकिल है इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ऊपर क्या था, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो ये 2 सेट ऑफ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जो फाइनली आपका फ्यूज़न कराते हैं, फ्यूज़न ऑफ योर 4 प्रोटॉन्स। ठीक है, रिजल्ट इनटू योर रिलीज ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट साइकिल्स के थ्रू ये 2 साइकिल्स के थ्रू फ्यूज़न जो प्रोसेस है उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही साइकिल में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है दैट इज सेम। ओके, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो अलग अलग होती है, वो डिपेंड करेगा अबेंडेंस आपकी कितनी है, कि यहाँ पे कितना ज़्यादा मटेरियल आपका मिल रहा है। अगर हमारी प्रोटॉन प्रोटॉन जो है ये हाइड्रोजन वाले जो एटम जो हैं अगर ये हमारे बहुत ज़्यादा अबेंडेंस में है, ठीक है, जैसे कि सन का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, स्टेलर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे ये इनके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, अलोंग विद दिस कार्बन नाइट्रोजन के कंपैरिजन में प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, ये होटर एनवायरनमेंट चाहिए, तो स्टेलर जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है बजाय कि कार्बन नाइट्रोजन साइकिल के। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो सन जो होता है वहाँ पे देखा गया कि कार्बन नाइट्रोजन और प्रोटॉन प्रोटॉन की होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम लेबोरेटरी स्केल पे करना चाहेंगे तो हमारी प्रेफरेंस जो है आपकी ये रहेगी। ठीक है, तो जहाँ पे थोड़ा सा कूलर एनवायरनमेंट अगर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन साइकिल के होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, जहाँ ज़्यादा होटर होता है वहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन की ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली टेम्परेचर या एनवायरनमेंट किस तरीके का है, वहाँ पे कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है आपके प्रोसेस को इनिशिएट होने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका फ्यूज़न जो रिएक्शन है। अब इसके बेस पे जो रिएक्टर्स बने होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्यूज़न रिएक्टर्स। विल स्टडी फ्यूज़न रिएक्टर्स इन नेक्स्ट क्लास।